अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। और आज सबसे पहले बात की जाएगी कुछ सियासी रहनुमाओं के बारे में, और जो इस वक्त हर ज़बान ज़द-ए-आम है बात कि इस वक्त नून लीग कहीं ना कहीं कुछ रिलैक्सेशन उसको मिलता दिखाई दे रहा है। नून लीग की जानिब से आज इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास के अंदर 4 साल के अरसे के बाद हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने उस इजलास की क़यादत की, और क़यादत करने के बाद जो बातें ज़ेर गौर आई हैं उसमें यही सबसे पहले था कि पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, पार्टी का जो मंशूर है ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर उस नैरेटिव को घर घर तक लेकर जाया जाए। लेकिन साथ साथ एहसन इकबाल साहब भी आज मैदान में कूदे हैं, और एहसन इकबाल साहब ने भी ये कहा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई इन दोनों जमातों का नाम लिया कि अपने कारकुनों को ये कहकर खुद ही मायूस कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा। तो इस तमाम सिनेरियो के अंदर ये नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कि इस वक्त नून लीग कोई ना कोई डील कर चुकी है या फिर कहीं ना कहीं कोई ढील दी जा रही है। हमने देखा कि निगरां पंजाब की जो हुकूमत है उसने भी किस तरह से रिलैक्सेशन दिया है, तमाम चीजें सामने आई हैं। फिर मीडिया के ऊपर बैठकर जो है वो बात करते हुए भी नजर आए। ये भी कहा कि अगर इलेक्शन से पहले पीटीआई और पीपल्स पार्टी करीब आते हैं तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि ये तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी में किसी किस्म की कुर्बत देखने में आ सकती है मुस्तकबिल के अंदर। फिर आसिफ जरदारी साहब की अगर बात कर ली जाए तो जरदारी हाउस के अंदर जो अमायदीन शहर हैं उनसे जब इज्तिमा के अंदर खिताब कर रहे थे तो वहां पर भी कुछ नैरेटिव स्ट्रांग होता नजर आया। एक तरफ यह भी कहा कि नून लीग का वजीर आजम अब नहीं बनने दिया जाएगा, और आइंदा वजीर आजम के बारे में भी पेशगोई कर दी है। यह कहा कि पीपल्स पार्टी से ही वजीर आजम होगा, जबकि साथ साथ ये भी इस बात का भी इंदिया दिया है और यह बात भी बावर कराई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। और फिर सिंध की बात की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल इंतखाबी कामयाबियां अवाम के एतमाद का जो है वो इजहार था। ये तमाम चीजें सामने आती रही हैं। फिर एक चीज और यहां पर नजर आई कि कराची के अंदर पीपल्स पार्टी बल्दियात के अंदर बरसर इख्तिदार आई, उसको भी जेर बहस लेकर आए। ये तमाम बातें आज का जो है वो टॉपिक रही हैं, और हमारे प्रोग्राम का भी टॉपिक यही है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब अब दोबारा से जो पॉलिटिकल उनकी एक जिद्दोजहद है वो दोबारा शुरू कर चुके हैं 4 साल के बाद। एक तरफ हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में बहुत मजबूत है, पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा था कि मियां साहब की वापसी के बाद इनको ये शिकवा शिकायतें थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो वर्ड बार बार यूज किया जा रहा था, तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर जिनके रहनुमा है वो बैठकर बात कर रहे थे, उस ये भी तासुर गया कि पंजाब में कहीं ना कहीं वीक है। अब देखना यह कि पीपल्स पार्टी किस तरह से पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है वो दोबारा शुरू करती है। तीसरी जानिब अगर हम बात कर लें पीटीआई की, तो पीटीआई की मुलाकात का तस्करा हमने कल के प्रोग्राम में किया था कि मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, जिस मुलाकात के बारे में जो चमगोइयाँ की जा रही थी, कयास आराइयाँ हो रही थी, जो नाक़िदीन की राय थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं कुर्बत होती दिखाई दे रही है। लेकिन उसको डिनाई किया पीटीआई ने कि ये किसी किस्म की कोई कुर्बत नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो पीटीआई की तरफ क्यों है। इन तमाम सिनेरियो के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक तरफ मौजूद मेहमान हमारे तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, जुल्फिकार अली बदर साहब मौजूद हैं, आपको भी बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ नून लीग से सेनेटर गौस मोहम्मद साहब मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पीटीआई से साबिक सूबाई असम्बली के मेंबर हैं अदील अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों मौजूद मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे मैं जरा पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाहूंगा आप दोनों मौजूद मेहमानों की इजाजत से। जुल्फिकार साहब, आपसे सवाल यह है कि जरदारी साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हमेशा हम देखते हैं कि बयान थोड़ी देर में दिया जाता है लेकिन बयान मुकम्मल और जामे होता है। आज इस बात की जो है वो नवीद सुनाई गई है और ये बात सामने आ चुकी है कि पीपल्स पार्टी का नैरेटिव यही है कि अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी से ही होगा। लेकिन कैसे? हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यह भी शिकवा किया जा रहा है कि जो नून लीग है वो तमाम क्रेडिट लेकर जा रही है, खासतौर पे पीडीएम के बाद से जो चीजें चेंज होना शुरू हुई हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के आने के बाद। तो क्या पीपल्स पार्टी वजीर आजम लाने में कामयाब हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक प्रैक्टिकल पार्टी है, अवामी पार्टी है, सियासी पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है और ग्राउंड रियलिटी की पार्टी है। पीपल्स पार्टी जब कोई बात करती है उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई सब्सटेंस होता है। आज जरदारी साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम लेके आएगी। तो इसका मतलब है कि जब जरदारी साहब बात कर दें तो उस बात के पीछे कोई ना कोई गहरी सोच होती है, कोई काम होता है, कोई होमवर्क होता है, कोई मेहनत होती है। तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जब आएगी, हाँ, जब लोग ये सवाल करेंगे कैसे
तो ये तो बहुत सारी जमातें और बहुत सारे जो पार्टी के थिंक टैंक्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, वो उनको तो ये भी नहीं समझ आ रही थी उस वक्त के पीपल्स पार्टी कैसे सेनेट का इलेक्शन कौमी असेंबली में जीतेगी। उनको ये भी नहीं समझ आ रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे कामयाब होगा। उनको तो ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कैसे बनाया जाएगा। उनको ये भी समझ नहीं आ रही थी कि हुकूमत अपने 16 माह कैसे पूरे करेगी। उनको तो ये समझ नहीं आ रही थी कि रियासत को कैसे बचाया जाएगा और कैसे चीजों को बेहतर किया जाएगा। तो लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस कोलिशन गवर्नमेंट को, उस प्लेटफॉर्म को, पीडीएम को बनाया, सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड थे और बिलावल साहब ने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज के कायदीन को इकट्ठा किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया और आईनी और कानूनी तरीके से कामयाबी पाकिस्तान के अंदर पहली दफा एक वजीर आजम को घर भेजा। और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे मुश्किल दौर के अंदर इकोनॉमी को संभाला दिया कि आज कोई भी इसका क्रेडिट लेना चाहे, देखें उसके अंदर सबका अच्छा हिस्सा जुल्फिकार है। साहब, एक चीज और जरदारी साहब ने कही कि पीडीएम बनाई, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, तो फिर उस वक्त ये भी इस चीज का जिक्र करते नजर आया कि आवाम के लिए काम नहीं किया, तो फिर मायूस थे तो क्यों साथ चलते रहे थे? देखिए बात ये, जब आप एक कश्ती के मुसाफिर हो तो आपको साथ ही चलना होता है। जरदारी साहब ने अपनी जो उनको मियां साहब को ऑफर किया था, शहबाज शरीफ साहब को उनको वजीर आजम बनाया, उनको ऑफर की, उन्होंने एक्सेप्ट की, फिर वो उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया क्योंकि वोट ज्यादा थे पीएमएलएन के, तो लिहाजा उनको लेना, साथ ऑन बोर्ड लेना जरूरी था। लेकिन जिस तरीके से काम कर सकते थे उस तरीके से ना किया। तो अब हमारा साथ चलने का मकसद या पीपल्स पार्टी का साथ चलने का मकसद ये नहीं था कि एक बंदे को बनाए, चलाएं और आधे रास्ते छोड़ के आ जाएं। पीपल्स पार्टी ने आखिरी टाइम तक साथ दिया ताकि कल को ये ना कहे कि पीपल्स पार्टी ने कोई धोखा दिया। तो उसके बाद बाहर आए हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी फिलॉसफी, अपना मैनिफेस्टो है, अपनी आइडियोलॉजी लेकिन है। फिर ये क्यों कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की कि अपनी अपना निशान है। शहबाज शरीफ को हमने वजीर आजम बनाया लेकिन काम नहीं किया आवाम के लिए? ये तो तमाम चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रही थी ना। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हो सकती थी, लेकिन चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट थी, मियां शहबाज शरीफ करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उसके पीछे क्या वजूहत थी वो तो मियां शहबाज शरीफ मतलब आप साहब ये को भी एक्सेप्ट पता करेंगे कि होगा। डिलीवर अगर करना चाहती पीडीएम की हुकूमत तो डिलीवर कर सकती थी लेकिन किया नहीं? देखिए जब आप एक कोलिशन गवर्नमेंट में हो ना, तो फिर सबको साथ लेके चलना। मैं समझता हूँ जब आखिरी सेशन के अंदर उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्रेडिट दिया कि इस हुकूमत को यूनाइटेड रखने में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ। लेकिन तो लेकिन उसके लेकिन अंदर जब मैं वही सब सवाल लोग करूंगा इकट्ठे हो, कि पीडीएम जो डिलीवर कर सकती थी वो नहीं किया, इस बात का शिकवा किया है, तो करना चाहती तो कर सकती थी। देखिए ये मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हुकूमत यूनाइटेड रखने का क्रेडिट दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने किए, तो वो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे फैसले भी कर सकते थे जो आज निगरान हुकूमत कर रही है, उस टाइम पे भी करते, तो पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट ही करना था। ठीक तो है वो मियां जुल्फिकार साहब ने क्यों नहीं आपका किए? ये जो कमेंट है इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि नून लीग का भी कमेंट, काउंटर कमेंट ले लेते हैं, फिर मैं आपसे कुछ सवालात और करना चाहूंगा। गौस साहब हमारे साथ मौजूद है। गौस साहब, मैं सवाल यहां पर ये करना चाहूंगा, एहसन इकबाल साहब ने भी इस बात का जो है वो इजहार किया है कि पीपल्स पार्टी हो या फिर पीटीआई हो, वो खुद ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे अगले, तो फिर मायूसी पैदा करें अपने वोटर्स में। लेकिन अभी जुल्फिकार साहब हैं, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने भी ये कहा, और फिर आज जरदारी साहब ने ये कहा कि पीडीएम बनाई, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया लेकिन आवाम के लिए काम नहीं किया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या पीडीएम के वक्त में नहीं थी आप लोगों की? जी देखें, बिल्कुल हुकूमत जो थी वो जरदारी साहब ने बनवाई थी। हम तो इस हक में भी नहीं थे कि वज़ीर आज़म हम हुकूमत लें, क्योंकि उस वक्त जो हालात बन गए थे, जो मुआशी हालात है, जिसकी वजह से बाकी छोटी जमातों ने पीटीआई के साथ छोड़ दिया था, तो वो फिर उस एक ऐसी कंडीशन, जरदारी साहब खुद चल के शहबाज साहब के पास गए कि आप आए, आपकी अक्सरियत है हमारे से ज्यादा है और आप इक़्तिदार संभालें। हालांकि हमने पेशकश की थी कि जी आप अगर समझते हैं तो आप बन जाए, उन्होंने कहा नहीं जी आपका हक है और आप बने। और जरदारी साहब का इंटरव्यू ये ऑन रिकॉर्ड है कि
मैं शहबाज के पास गया था और मैं कहा था कि मेरे पास 60-70 मेंबर हैं और आप यार मैं हम बन सकते हैं। तो फिर आपने जो कोलेशन जो हमारी हुकूमत थी उस पे सब मशवरा किया, तो सब ने जब यस किया तो फिर हमने जो है अदब एतमाद किया और फिर मुल्क से जो है लेकिन उसको लेकिन गौस साहब, अब हमें तो बल्कि हुकूमत, अब हुकूमत खत्म हो गई है पीडीएम की। सवाल यहां पर ये उठ रहा है और ये बरमला इजहार किया जा रहा है। आसिफ जरदारी ने भी कहा कि शहबाज शरीफ को बनाया वजीर आजम, काम नहीं किया आवाम के लिए, करना चाहते तो कर सकते थे। तो क्या वाकई इसमें सदाकत है कि काम करना चाहते तो कर सकते थे, और अगर नहीं किया काम, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो प्रेशर किसका था? अब देख रहे काम हमने नहीं किया। हमने तो देखो ना, एक बंदे की हुकूमत करना और होता है 13 बंदों को, 13 पार्टी जिनकी अपना नजरिया है, अपना नुक्ता नजर है, उनको साथ लेके चलना मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का ऐसा कारनामा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि 12 कोalition पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए और हर मौके पे हर स्टेप पे उनसे मशवरा ले। देखो हमारे मुआशी सूरत हाल पे ये तनकीद का इशारा बनाते हैं कि जी गिरफ्तार ने ये नहीं किया और इसहाक डार ने ये नहीं किया। अब देखो सिंध में भाई जुलाई अगस्त में कितना बड़ा सैलाब आया था और फिर हमने उसको जिस तरह, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी भी आए थे, जितना वफाक हेल्प कर सकता था, सारे फंड जो वफाक के ठीक है, तरक्याती ये फंड इसमें सारे कोई दो राय नहीं है कि जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उस वक्त जो सिचुएशन थी मुल्क की वो इंतहाई अबतर सूरत हाल थी। लेकिन सवालात यहां पर उठ रहे हैं क्योंकि सारा क्रेडिट अब नून लीग, अगर एक तरफ रिलीफ मिल रहा है तो पीडीएम की हुकूमत के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ वो भी क्रेडिट नून लीग को ही जा रहा है अभी। गौस साहब, ये बिल्कुल पीडीएम में पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पे बनी थी और फिर बीच में इन्होंने छोड़ दिया हमें। क्योंकि हमें पता था कि जी उस पे क्योंकि इमरान हुकूमत चल नहीं रही थी, खाम खा अपोजिशन को जो वो दीवार से लगा रही थी, पर केसेस बनाए जा रहे थे। तो हमने कहा जैसे जो उस वक्त जो इस वक्त इमरान खान इक़्तिदार में आया तो हम तो वो उसके खिलाफ थे कि ऐसे जानती के जरिए आई उसको चले, हमें समझ में ठीक है, आना नहीं चाहिए। ठीक है। ये गौस जो साहब, गौस साहब, गद्दारी थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। मैं जरा पीटीआई को भी इसमें शामिल कर लूं। अदील हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मेंबर हैं सूबाई असम्बली सिंध के। अदील, जानना ये चाहूंगा, खान साहब से जब उनके वकीलों ने मुलाकात की है तो वो बार बार इस बात का तस्करा कर रहे हैं, स्लो पॉइजन का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही वो बातें हैं जो माजी के अंदर जब मियां साहब जेल के अंदर थे तो उनके प्लेटलेट्स का मसला था, तब भी यही बातें की जा रही थी कि जान को खतरा है जिस वजह से बाहर भेजा जाएगा। अभी खान साहब की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त सेहत है, सबसे पहले तो उसके हवाले से सवाल करना चाहूंगा, फिर मैं जरा पॉलिटिकली आपसे कुछ सवालात करूंगा। सेहत से मुतमईन है, बेहतर है? ये जिक्र क्यों किया? 4 बार वकीलों ने कहा कि स्लो पॉइजनिंग का जिक्र किया उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की जान को जो खतरात लाहक हैं उसमें तो कोई शुबा, कोई शक, कोई तरद्दुद जो है वो है नहीं। उसकी वजह यह है कि उन पे ये अटेम्प्ट्स जो है वो पहले हो चुके हैं, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, मुतअद्दिद बार हो चुके हैं। उन पे फायरिंग हुई और ठीक उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक हुई। उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, जिस स्क्रिप्ट का उन्होंने 2 मरतबा जलसों में जिक्र किया था, यानी उस हमले से पहले जिस प्लान का जलसे के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि एक मजहबी जुनूनी को बहाना बनाकर और जिस तरह उस तरह पूरी पीटीवी को इस्तेमाल करते हुए कैंपेन चलाई गई इमरान खान साहब के खिलाफ, और उसके बाद जो है उस मजहबी जुनूनी को लॉन्च करके अटैक करवाया गया। तो एग्जैक्टली उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है वो इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला किया गया। आफ्ताब बाजवा इसी तरह उनके हेलीकॉप्टर में बाजवा साहब ने जो वीडियो बनाई थी उसके बाद फिर एक और बयान सामने आया कि मुझे सुनने में गलती हुई थी, 4-5 बार जो स्लो पॉइजनिंग का वर्ड यूज किया था, वो ये कहना चाह रहे थे खान साहब कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी ऐसा ही है। देखिए, आफ्ताब बाजवा साहब को हो सकता है सुनने में कोई मुश्किलात हो, उन्होंने सही ना सुना हो, लेकिन चेयरमैन इमरान खान साहब अपने वकला को ये बता चुके हैं कि जेल में उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, और उन्हें खदशा है कि उनको स्लो पॉइजनिंग जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अडियाला जेल में उनका वहां पर सारा जो कंट्रोल है वो नामालूम लोगों के हाथों में है। और उन्हीं नामालूम लोगों की वजह से पहले भी इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ, उनके हेलीकॉप्टर के अंदर फ्यूल मिक्सिंग की गई, उनके जहाज के पायलट की तबीयत खराब हुई और जहाज जो है वो सेनेटर शिबली फराज साहब ने फिर उड़ाया। तो ये 3 वाकयात तो ये हो गए। इस तरह से जो है वो अदालतों के अंदर जो है वो स्नाइपर्स बिठाए जाते थे
अदालतों में उन पर हमले की जो है वो कोशिश की गई। तो ये तो सारा सबके सामने है। तो उनकी जान को जो खतरात लाहक हैं उसमें तो कोई शुबा नहीं है। ये अदालतों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से माजी में अदालतों ने नवाज शरीफ साहब की जिंदगी की जमानत मांगी हुकूमत से, तो मेरे ख्याल से अच्छा अदालतों को अदील मेरा एक सवाल यहाँ पर है, जरा मौजूदा इदारों से भी इमरान खान साहब की जिंदगी की जमानत मांगनी चाहिए कि वो जो है उनकी जान को जो खतरात लाहक हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनको घर के खाने की इजाजत दी जाए। बात कर लेते हैं कि आज तक पीटीआई भी ये कह रही है कि अगला वजीर आजम मियां साहब ही होंगे और पीपल्स पार्टी भी इस बात का जो है वो शिकवा करती नजर आ रही है। क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी में किसी किस्म के रवाबित हो रहे हैं? इंडोर मीटिंग्स हो रही हैं कोई? मैं पहले अपनी पुरानी बात मुकम्मल कर लूं कि उनको जो खतरात हैं उसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं है। अदालत की जिम्मेदारी है कि उनको जो है उनकी जो दरखास्तें हैं अदालत में पेंडिंग है कि उनको घर का खाना मुहैया किया जाए, उनको जो है वो उनकी सेहत और उसके लिए उनके जो जाती मालिज है शौकत खानम से उनकी जो है इलाज की और उनकी मुआयने की इजाजत दी जाए। तो कम से कम ये तो बुनियादी हकूक है, जेल मैनुअल के मुताबिक है। इसकी इजाजत जो है वो अदलिया को देनी चाहिए और उनको मेक श्योर करना चाहिए कि उनकी जिंदगी को जो है वो सेहत और जिंदगी जो है उनकी महफूज रहे। अब आ जाते हैं आपके पॉलिटिकल सवाल की तरफ। तो देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो रियासती इदारों के साथ मिलकर एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या? कि अगला वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ होगा और मीडिया पे बैठे हुए उनके जो नुमाइंदे हैं एंकर्स की सूरत में वो भी ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क के वजीर आजम होंगे। अच्छा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जितने सर्वेस पाकिस्तान में हो रहे हैं उन सर्वेस के रिजल्ट्स के मुताबिक 5% पॉपुलैरिटी पे या 10% पॉपुलैरिटी पे या 20% पॉपुलैरिटी पे वजीर आजम कैसे बनेगा मुल्क का? एक तरफ इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो सर्वेस के मुताबिक आ रही है 70 से 75%। अदील 2018 में भी खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी जो 2020 में थी। इस पे तो पूरी रिपोर्ट भी शाया हुई है, अगर आपकी नजर से 2018 के अंदर जितने सर्वेस थे जो पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की आ रही थी, इलेक्शन के रिजल्ट्स कमोबेश उसी के मुताबिक जो है वो आए थे। उस वक्त भी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी थी। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है अदील जरा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं जरा जुल्फिकार साहब से कमेंट लेके 2013 में भी थी। मेरे कहने का मकसद ये है कि ख्वाहिशात जो है वो नून लीग की भी हो सकती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह इन्होंने 16 माह इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह से इन्होंने एक अच्छी खासी चलती फिरती मईशत को, अच्छे खासे 17-18 अरब डॉलर के रिजर्व्स को तबाह और बर्बाद किया, जिस तरह से इन्होंने रेमिटेंसेस को तबाह किया, जिस तरह इन्होंने एक्सपोर्ट्स को तबाह किया, जिस तरह इन्होंने फॉरेन रेमिटेंसेस को जो है वो तबाह किया, तो ये लेकिन मुझे आपके दौर में उमर अयूब साहब का भी स्टेटमेंट याद है, खासतौर पर पेट्रोल प्राइस के ऊपर 2023-2024 के अंदर उन्होंने कहा था कि ये प्राइस ऊपर जाएंगे, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ये हमें फैसले करने होंगे। अब वो हुकूमत ना रही तो जो फैसले करने थे वो फैसले तो पीडीएम ने आके किए ना। फिर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी जब हुकूमत थी हमने रशिया के साथ मुआहदे करने की कोशिश की, जिसकी बिना पर हमारी हुकूमत गई, वजीर आजम साहब जो है वो गए, रशिया से हमें 30 to 40% डिस्काउंट पे जो ऑयल मिल रहा था उससे तेल की कीमतें मजीद कम होनी थी, बढ़नी नहीं थी। हमने जो टैक्स कलेक्शन की थी वो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी। उसी टैक्स कलेक्शन की वजह से आपकी तरफ आऊंगा, कुछ सवालात हैं, कुछ रिलीफ भी दिया था अदील, कुछ नौकरियों के और कुछ मैं सिर्फ एक आखिरी बात अर्ज कर दूं कि हमारी हुकूमत जाने के बाद पीडीएम की जो हुकूमत आई थी उनकी हुकूमत के नीचे, उनकी वजारत खजाना के नीचे जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके सारे के सारे इंडिकेटर्स उठा के आप डिस्कस कर लें इस शो के अंदर, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि हम हुकूमत किन हालात में छोड़कर आए थे। चले मैं जरा जुल्फिकार साहब की तरफ बढ़ूंगा। जुल्फिकार साहब जरा आप सवाल पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी ये नैरेटिव बिल्ड कर चुकी है कि कोई ना कोई मसला चल रहा है ऐसा जिसका जो सारा फेवर इस वक्त नून लीग को जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी ऐसा क्या करेगी अब कि इलेक्शंस भी करीब हैं, इलेक्शंस की जो है वो वीक अनाउंस कर दिया है, डेट अनाउंस नहीं की है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन क्या अगर इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी नून लीग के साथ, या फिर बिल्कुल अलग थलग होकर जो है वो ये तमाम काम करेगी, इलेक्शन लड़ेगी?
देखें, पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से, बिलावल साहब भी ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और इलेक्शन का स्केड्यूल होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड पे जाके इलेक्शन की तैयारी करें और अपनी इलेक्टोरल कैंपेन करें सारे कैंडिडेट्स। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी पीएमएलएन के साथ जो है वो इस तरह मेजर इलेक्टोरल अलायंस करके नहीं इलेक्शन लड़ी, जनरल इलेक्शंस में खास तौर पे। ठीक है। और पीपल्स पार्टी आइंदा भी जो है वो किसी किस्म का कोई अलायंस नहीं होगा, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। तो हमारी क्यादत जो है दूसरी पीएमएलएन की क्यादत की इज्जत करती है और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी करते हैं। तो जहाँ पे क्यादतें पंजाब में बैठती अगर हैं हुकूमत एक बनानी दूसरे हो तो पंजाब में किसी किस्म का अलायंस देखने में आ सकता है इन फ्यूचर? देखिए, जो भी कुछ होगा ना वो ये होगा कि एक दफा आप इलेक्शन लड़ेंगे, जो जमात जितने सीटें लेगी बैक करेगी, उसके बाद फिर बैठ के बातचीत हो सकेगी कि कौन सी जमात के पास कितनी सीटें हैं। जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं होगा ना, उस कबलज वक्त कहना कि हम फलाने के साथ बैठ के यूं करेंगे, क्योंकि सियासत में कोई भी चीज रूल आउट नहीं की जा सकती, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप इलेक्शन होने दें, जिस अच्छा। टाइम पे इलेक्शन का रिजल्ट इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको जुल्फिकार साहब? इलेक्शन करवाने के अलावा हल कोई नहीं है, क्योंकि होते नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल होने, इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, इलेक्शन के अलावा हल नहीं है और इलेक्शन होंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते हैं या कब होते हैं, लेकिन इलेक्शन जो है ना होने चाहिए। टाइम स्पेंड, ये तो मैं भी कहता हूं कि होने चाहिए, आप भी कह रहे हैं होने चाहिए। 5-10 दिन ऊपर नीचे होके हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन होंगे उसी टाइम स्पेन के अंदर। ठीक है। 10-15 दिन मैं जरा गौस साहब से भी कमेंट लें। गौस साहब, इलेक्शन आपको जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते नजर आ रहे हैं? ये बिल्कुल इंशाल्लाह होंगे। पहले तो मैं ये जो पीटीआई वाले साहब फरमा रहे थे ना कि जी इमरान खान को स्लो पार्जनिंग दी जा रही है, हाँ। मेरा मतलब ये उस वक्त नारे लगाते थे कि जी आम कानून हर बंदे के लिए एक होना चाहिए और किसी को कोई सहूलत नहीं होनी चाहिए। आज ये खुद जो भीख मांग रहे हैं, अब इनके जो चेयरमैन है उनको तो वहाँ जिम भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, टीवी भी है, तो इनको शर्म आना चाहिए ऐसी मुतालबात करने में कि हम पे ये लोग इल्जाम ताशी करते थे कि मियाँ साहब ये मांगते हैं वो मांगते हैं। तो आज अगर इनकी इतनी सहूलतें हैं तो आप फिर ये का काम ये बता रहा है नहीं कि तो ये बात ही खत्म हो गई ना। जो कुछ मियां साहब के साथ माजी के अंदर होता रहा, तो उस वक्त भी तो इसी तरह शोर शराबा था ना कि प्लेटलेट्स कम है, सेहत इस वक्त खराब से खराब तर होती चली जा रही है, इनको बाहर जाना चाहिए। ये नैरेटिव बिल्ड किसने किया था? नून लीग का ये नैरेटिव था, फिर इसी हुकूमत से, उस हुकूमत से मुतालबा किया गया था। आज वही चीज पलट कर खान साहब पर आई है, वो सलाखों के पीछे है, तो वो मुतालबात नहीं करेंगे क्या अपने? बात करें ना, लेकिन इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि माजी में क्या ये इल्जाम तराशी हम पे करते रहे हैं। ये जो शख्स जिसको मतलब है जो सदर ट्रंप दावत नहीं दे, वो बीच में डाल के एमबी सुलेमान को बीच में डाल के जबरदस्ती जाए अमेरिका। चले, मुझे एक सवाल का जवाब दे गौस साहब। एक बड़ा सादा सवाल है। जो कुछ आप लोग कहते रहे माजी के अंदर, जब 17-18 की हुकूमत बनी है, खान साहब के हवाले से कहा गया कि ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, तो क्या मियां साहब जिस ट्रैक के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं या फिर जो कुछ होता नजर आ रहा है, क्या वो ये वही ट्रैक नहीं है जिसका तस्करा भी हमने देखा पीपल्स पार्टी ने किया है कि किसी के कंधे पे चढ़कर मत आए? पीपल्स पार्टी के साथ हम 16 महीने हुकूमत करते रहे, ये अलग बात है कि आप वो सारा मलबा हम पे डाल रहे हैं और अपने आप को बरी जुम्मा कर रहे हैं। देखो, हम तो चाहते थे कि इलेक्शन हो, इन्होंने कहा कि नहीं जी निजाम को खतरा है तो हमें चलना चाहिए, इकट्ठा चलना चाहिए, अपनी हुकूमत पूरा करना चाहते थे। सिंध में ये सारे अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल किए कि उनको पता था कि कल इलेक्शन में जाना तो। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए। मैं जरा पीटीआई के हवाले से सवाल कर रहा था कि माजी के अंदर जो कुछ होता रहा, जो नैरेटिव बिल्ड किया, वही नैरेटिव तो आज बिल्ड हो रहा है मियां साहब के लिए कि रास्ता सेम है, जो खान साहब का रास्ता था वही रास्ता मियां साहब ने भी अपनाया है। जो आप लोग नैरेटिव बिल्ड करते रहे, उस पर सवाल है मेरा। हमने जो क्या नैरेटिव बिल्ड किया, हम तो कानूनी तरीके से बाहर गए और फिर उसी तरीके से वापस आए हैं, कोर्ट में सरेंडर किया है, कोर्ट ने हमें बेल दी है और उस पर कर रहे हैं। हमें कौन सी कोई आउट ऑफ द वे जो गैर कानूनी को फैसिलिटी मिली। चले, मैं पीटीआई से कमेंट कर लेता हूं। अदील मैं जरा जानना चाहूंगा। खान साहब के, मेरी बात सुने ना, खान साहब के 1800 केसेस हैं और हर बेल में जो है दूसरे दिन जमानत हो जाती है। और पाकिस्तान की तारीख में
पहली दफा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुलजिम को अपना मेहमान करार दिया है अच्छा। और कहा अच्छा। जुडिशियल रिमांड से वापस बुला के। नहीं तो मैं तो फिर यहाँ पर वो टर्म यूज कर लेता हूँ, मैं अदील की तरफ जा रहा हूँ, अदील की तरफ। गुड टू सी यू। क्या हमारे साथ ऐसा हुआ है? हमारे साथ तो कुछ सिलसिले में माफिया कहता था सर, अब तो बात इससे आगे निकल चुकी है। आप लोग तो लाडला कहते थे, मियां साहब तो लाडला प्लस कहलाए जा रहे हैं। आपको पता चला ये या नहीं पता चला? अब लाडला है ना, अब लाडला है, जिम भी कर रहा है, वर्जिश भी कर रहा है, और लाडला प्लस उतरते ही बेल आउट हो जाता है। आप फिर कहता है जी मुझे स्लो पर खतरा है। और चले मैं जरा अदील से कमेंट ले लूं। अदील जरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल यही है, रुख चेंज है। सवाल यह है कि पिछली हुकूमत जब आपकी थी माजी के अंदर, तो मियां साहब के लिए एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, एक तमाम चीजें बनाई गई। आज वही कुछ खान साहब फेस कर रहे हैं। अब ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है नून लीग की जानिब से, तो ये वही ट्रैक नहीं है जो नून लीग जिसका तस्करा करती रही कि खान साहब किस तरह से आए, किस तरह से लाए गए हैं। आज वही बातें पीटीआई करती नजर आ रही है कि मियां साहब कैसे आ रहे हैं, कैसे लाए जा रहे हैं। देखिए, ये कंपैरिजन ड्रॉ करना ही एक एब्सर्ड कंपैरिजन है कि इमरान खान साहब का कंपैरिजन जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ किया जाए। फिर किसके साथ किया जाए? कि देखें मैं मुझे जवाब देने का पूरा मौका दें प्लीज। मैं आपको इसका मुफस्सल जवाब देना चाहता हूं प्लीज। 2016 के अंदर जो पैनामा पेपर्स आए, वो पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने नहीं लेकर आए, वो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात नहीं लेकर आई, वो पाकिस्तान की कोई सहाफती तंजीम नहीं लेकर आई। वो इंटरनेशनल पेपर्स थे जिसमें यह इंकशाफ हुआ कि नवाज शरीफ साहब के जो लंदन में फ्लैट्स हैं वो इनके फ्लैट्स हैं, और इन्होंने जो है वो उससे ये इनकार करते रहे। अच्छा। उसके बाद इन्होंने खुद इंटरव्यूज पे आके मुतजाद बयानात दिए। किसी ने कहा कि हाँ हमारे फ्लैट्स हैं, किसी ने कहा मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर वो केस अवामी दबाव से, अवामी एहतजाज से वो अदालतों में गया। अदालतों के अंदर वो सुना गया, अदालतों ने उसके ऊपर बेंचेस बनाए, अदालतों ने उसकी तहकीकात की, उस पर जेआईटी बनी, उसमें तमाम इदारे शामिल हुए, उसकी रिपोर्ट आई। उधर पूरा मौका दिया गया नवाज शरीफ साहब को कि आप रसीदें पेश करें कि फ्लैट्स आपने जो लिए हैं ये कहां से लिए, कैसे लिए, पैसा किधर से आया, ट्रांसफर कैसे हुआ, बैंक रिकॉर्ड्स दिखाएं। उस वक्त नवाज शरीफ साहब एक रसीद दिखाने में कामयाब नहीं हुए। अच्छा। बल्कि एक फेक लेकर आए, एक कैलिब्रे फॉन्ट लेकर आए और जाली दस्तावेजात जो है वो अदालत में जमा कराई। वो कामयाब नहीं हुए किसी सूरत जो है वो अपनी मनी ट्रेल देने में। आज तक जब वो दोबारा जेल से भागे लंदन, तो वापस उन्हीं फ्लैट्स में गए, वहां रहे, लेकिन उसका हिसाब किताब उन्होंने नहीं दिया कि वो उधर उन्होंने लिए कैसे, ना अदालत में, ना पार्लियामेंट में, ना अवाम को। अदील, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक मिनट, एक यहाँ सवाल बनता है, आपकी गुफ्तगू में सवाल बनता है। नवाज शरीफ को, एक मिनट जरा सवाल सुन लीजिएगा, व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब थी, जब उनको खान साहब ने कहा था कि मैं कटहरे के पीछे लेकर आऊंगा, मैं सलाखों के पीछे लेकर आऊंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं सारा पैसा वापस लेकर आऊंगा, तो फिर बाहर जाने क्यों दिया था? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान आज तक उठता दिखाई देता है। इसी पे आ रहा हूं मैं, इसी पे आ रहा हूं कि उस वक्त जब मियां साहब के पैनामा पेपर्स आए और उनका केस अदालत में चला, तो बैलेंसिंग के लिए इमरान खान साहब के ऊपर केस भी किया गया कि उन्होंने बनी गाला की प्रॉपर्टी कैसे ली। अब आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वजीर आजम रहे, 2 मरतबा जो है वो वजीर आला रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे मुल्क के। उनकी जायदादों का अगर उनसे हिसाब मांगा जा रहा है तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे थे। इमरान खान साहब उससे पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 1 साल के केस जो है वो फेस किया कोर्ट में। इमरान खान साहब ने 64 डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, पूरी की पूरी मनी ट्रेल दी, बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स दिए कि पैसा कहां से कमाया, कौन से क्रिकेट क्लब से कमाया, कहां कैसे वो बैंक में आया, बैंक से कैसे पाकिस्तान आया, बनी गाला की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। उन सब का हिसाब देकर वो वहां से सादिक और अमीन बनकर निकले। अब आ जाए, जब उनको जेल हुई, उनको सजा हुई, वो मुजरिम डिक्लेयर हुए, उनको अदालत से सजा हुई और वो जेल गए। उसके बाद उन्होंने जेल के अंदर बीमारी का बहाना बनाया, प्लेटलेट्स का बहाना बनाया। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये चीज थोड़ी सी मुझे खटक रही है। आप कह रहे हैं कि बहाना बनाया, अप्रूवल तो आपकी हुकूमत ने दिया था। सवाल तो यही पैदा होता है ना, क्या आप भी मजबूर थे? हुकूमत किसी के और के हाथों में थी क्या आपकी? इनके अपने मेडिकल हम बिल्कुल मजबूर नहीं थे।
हमें नहीं जो जाने देते मेडिकल बाहर मियां साहब रिपोर्ट्स दी को, गई, किसी ने नहीं रोका था। हुकूमत आपकी थी, वजीर आजम आपके थे, चीफ एग्जीक्यूटिव आपके हमने थे। रोका था, हमने रोका था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में फैसला लेके गए, वहां से कैबिनेट में यह फैसला हुआ कि नवाज शरीफ साहब इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करेंगे कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। उन इंडेमनिटी बॉन्ड्स को साइन करवाने से अदालत ने इनकार किया। नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाजत अदालत ने दी थी, हुकूमत ने नहीं दी थी। अदालत में उनकी रिपोर्ट्स पेश हुई, अदालत ने उस वक्त हुकूमत से कहा आप इनकी जिंदगी की जमानत दें। अब एक हुकूमत किसी शहरी की जिंदगी की जमानत कैसे दे सकता है? अच्छा, मैं जरा नून लीग से, मैं नून लीग से कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं पीपल्स पार्टी की तरफ पढ़ूंगा इस पर। आप सुने पूरा, नहीं आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें जी। कि अदालत ने उस वक्त जिंदगी की जमानत मांगी, उसके बावजूद चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है, ये बाहर जाएगा, ये फेक करेगा, ये वापस नहीं आएगा, इससे इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाएं। अदालत ने मना किया, अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी और हुकूमत को कहा कि आप जिंदगी की जमानत दें अगर आप बाहर जाने नहीं देंगे तो। अब आ जाएं इमरान खान साहब के केसेस पे। आज जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, मैं जाना चाह रहा हूं नून लीग की तरफ। अदील, आपने मवाजना किया था, नहीं आपने मवाजना किया था, शॉर्टली मुझे जरा बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं 200 फेक केसेस हैं, तमाम को बराबर वक्त देना। जो वो जेल में है, मैं उधर ही आ रहा हूं, गौस साहब की तरफ ही आ रहा हूं। एक मिनट अदील, शॉर्टली खत्म कीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। आज जो इमरान खान साहब जेल में हैं वो किसी सजा की बुनियाद पर नहीं है, ठीक है, वो केसेस चल रहे, वो केसेस चल रहे हैं। गौस साहब जरा इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि मियां साहब बाहर गए थे, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर गए थे, हुकूमत ने जाने नहीं दिया था, अदालत ने जाने दिया था, तो फिर अब वापस आए हैं, अभी भी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, वापस आते हैं, बेल आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कैंपेन शुरू करते हैं। आज इजलास हुआ है, इजलास के अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो ये था कि पीपल्स पार्टी को भी किसी तरह मनाना है। मियां साहब किस तरह लेके चल रहे हैं इस वक्त तमाम चीजों को? देखो, मियां साहब मुबे वतन सियासतदान है, वो तो मुल्क की बेहतरी चाहती हैं और उन्हें आते ही जो पहली तकरीर की उसमें यही कहा कि मैं आवाम की खिदमत करने आया हूँ। देखो, ये तो कल सियासत में आ रहे हैं और मियां साहब की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं कि जी और ये मनी डालने को और ये वो सारा 1960 से उनका बिजनेस है। तो आप जरा देख रहे माध्यम में क्या जो कुछ मियां साहब के साथ होता रहा, क्या वही कुछ खान साहब के साथ भी होगा इस हुकूमत के आने के बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं? देखो जी, हम तो नहीं कर रहे, अगर हो रहा है तो निगरान हुकूमत कर रही है, हमें क्यों आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं? ये भी कहते हैं स्टेक और अपनी जो जिनको हिसाब देना चाहिए था, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं इन्वॉल्व कर रहे। अब 4 साल रहे तो हिसाब दें ना, तो शेखाना के क्यों नहीं हिसाब देते? और जो 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज के जो अकाउंट में जमा हुए, जो मनी लाने की पैसे हुकूमत बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान को दिए, वो अगर मलिक रियाज के अकाउंट में गए तो उसके क्यों नहीं जवाब देते? इनका फर्ज बनता है जवाब देना। और जो फॉरेन फंडिंग केस है, 6 दफा अदालत में गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन न की जाए। कोई हद होती है BRT की इन्वेस्टिगेशन, इनको तो अदालतों से लाडले थे ना जी, अदालतों से मतलब अभी तो गौस साहब लाडला कोई और नजर आ रहा है ना? नहीं, ये अभी तक लाडले हैं। अब जिस लाडले को जेल में मतलब लाडला सलाखों के पीछे कैसे हो सकता है? वो तो बाहर हो सकता है, बाहर हो सकता है। मैं जेल में, ये देखो मियां साहब जेल में थे, हमने बड़ी कोशिश की, मियां साहब से कोई मुलाकात हमारी नहीं। इनके हफ्ते में 2-2 इनकी बहनें मिल रही हैं, वर्कर में नए वो। चले मैं जरा पीपल्स पार्टी को इन्वॉल्व कर लूं। जुल्फिकार अली बदर साहब, ये तो तस्लीम करें नाम के वो लाडला है। जुल्फिकार साहब, एक मिनट सर तवक्कुफ रखिएगा। जुल्फिकार साहब जरा इस पर कमेंट कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया है कि लाडला प्लस जो है वो नून लीग ही है। सेहाला रेस्ट हाउस में थे। ठीक है, मैं जरा पीपल्स पार्टी से कमेंट ले लूं। जुल्फिकार अली बदर साहब जरा इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि लाडले से बात अब आगे निकल चुकी है, लाडला प्लस की तरफ। ये वही कुछ हो रहा है जो कुछ मियां साहब के साथ माजी में हुआ, अब खान साहब के साथ हो रहा है। पीपल्स पार्टी इस वक्त हम देखते हैं कि कॉर्नर के ऊपर है, बीच बचाव करके जो है वो तमाम चीजों को आगे लेकर चल रही है। लाडला और लाडला प्लस की जंग में पीपल्स पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा और बाद में कोई ऐसा कार्ड फेंका जाए फील्ड में? देखिए, पीपल्स पार्टी तो ये समझती है इस मुल्क में अमीर गरीब ताकतवर कमजोर सबके लिए कानून होने चाहिए। अच्छा, जब मियां साहब के लिए कानून होगा, इमरान खान के लिए कानून होगा और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के बाकी लीडरों के लिए कानून होगा, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी तो आवाज ही उठा सकती है।
आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को इस तरह फैसिलिटेशन मिली हो जिस तरह बाकी पार्टियों के लीडरान को मिल रही है। मियां साहब का बाहर जाना भी गलत था। आज तक दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी सजा याफ्ता बंदे को इजाजत दी गई हो कि आप बेल लेके बाहर गए हो। हम मियां साहब की इज्जत करते हैं, बिल्कुल मियां साहब जब मिलते हैं बहुत इज्जत नहीं तो करते ये हैं और शिकवा आइंदा आपने भी पीडीएम के करेंगे। वक्त में क्यों नहीं किया कि ये तमाम नहीं चीजें गलत हो रही नहीं, हैं? सुने सुने सुने, शिकवे की बात नहीं है। मेरे से आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। शिकवा मियां साहब से ना पहले था ना अब है। मैं ये कह रहा हूं कि तरीकाकार गलत था। अगर इस मुल्क में ताकतवर कमजोर अमीर गरीब के लिए कानून एक करना है तो फिर ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर चले, ठीक अपनी है। मर्जी के कानून बनाने हैं, अगर अपनी मर्जी ठीक के है, बहरहाल- कानून बनाने हैं, फिर ठीक लाडला है, हो, ये लाडला प्लस हो या कोई भी हो, तो वो जेलों में सहूलतें दे दें या चलें, कहीं और लाडला और लाडला प्लस के सहूलतें ऊपर दे दें। ये डिबेट आकर रुक चुकी है, लेकिन वक्त मेरे पास बहुत कम रह चुका है। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया है कि अब वजीर आजम जो बनेगा वो पीपल्स पार्टी से ही बनेगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस बात का बरमला इजहार कर दिया है। दूसरी तरफ नून लीग यहां पर आ चुकी है, इस नहज पर आकर खड़ी हो चुकी है कि अब अकेले दिखाई दे रही है। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे से मुलाकातें तो कर रही हैं, लेकिन आज के जलसे के अंदर मियां साहब ने इस बात पर जोर दिया कि पीपल्स पार्टी से जो दूरी हो चुकी है उसको दोबारा करीब लाने की कोशिश की जाए। पीपल्स पार्टी को अब इन तमाम सिनेरियो को देखते हुए पीटीआई की जो इस वक्त सिचुएशन है वो हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी स्लाइटली पीटीआई के हक में कुछ ना कुछ बयानात रोजाना की बुनियाद पर दिए जा रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी डिनाइल मोड के अंदर है कि ना मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कोई मुलाकातें जो है वो अच्छी साबित हो रही हैं, ना पीपल्स पार्टी से किसी किस्म की रिश्तेदारी या फिर सियासी रिश्तेदारी की अगर बात कर ले तो वो हो सकती है। अब देखना यह है कि जनवरी के आखिरी वीक के अंदर जो डेट अनाउंस हुई है, जो आखिरी वीक अनाउंस हुआ, उसमें इलेक्शन होते हैं या ताखीर होती है, और अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन कौन सी सियासी जमातें किस किस सूबे के अंदर हुकूमत बनाने में कामयाब होंगी और वफाक में किसकी हुकूमत होगी, या माजी की तरह किसी न किसी कोलिशन गवर्नमेंट की जो है वो नवीद सुनाई जाएगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।